अभी तक केवल धमकियां देकर चुप बैठ जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मन के साथ पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। मैसेज ये कि सुपर पावर का असल मतलब क्या होता है। जिस कयामत की रात की बात ट्रंप अभी तक कर रहे थे, उसकी डेडलाइन को तोड़ते हुए उन्होंने ईरान पर रात में नहीं, दिन के उजाले में ही हमला बोल दिया। और उसकी शुरुआत भी उन्होंने की ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले खार्क द्वीप से। ट्रंप अभी यहीं रुकने के मूड में भी नजर नहीं आ रहे। इस हमले के बाद उन्होंने एक और धमकी दी और कहा कि आज की रात ईरान में वो एक सभ्यता को खत्म कर देंगे। बस कुछ घंटे बाद ईरान में एक सभ्यता को खत्म कर देंगे ट्रंप। डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप का ईरान की रीढ़ पर हमला। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि वो अमेरिका के समय अनुसार रात 8 बजे ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन ट्रंप ने अपने मूड को बदलते हुए 11.5 घंटे पहले ही अपने घातक प्लान को एग्जीक्यूशन मोड पर डाल दिया। जब अमेरिका की घड़ी में सुबह 8:30 बज रहे थे और ईरान की घड़ी में शाम के 4 बजे का समय हो रहा था, भारत में शाम के 6 बजे थे, तब अचानक ईरान को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अमेरिका ने निशाना बनाया। वहां धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। खार्ग की सुरक्षा में तैनात ईरानी सेना देखती रह गई और ट्रंप ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर बने बंकरों, रडार चौकियों, सैन्य ठिकानों और गोला बारूद के डिब्बों पर हमला किया। खार्ग में अमेरिकी सेना ने 50 मिलिट्री टारगेट पर एयर स्ट्राइक कर दी। एक साथ कई एयर स्ट्राइक कर अमेरिका ने बता दिया कि ट्रंप केवल चेतावनी नहीं देते, बल्कि जब दुश्मन को बर्बाद करने की ठान लेते हैं तो तबाही का मंजर खार्ग आइलैंड जैसा ही होता है। इसी दिन के लिए ट्रंप 5 बार धमकी देकर चुप बैठे थे, क्योंकि उनके टारगेट पर ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला खार्ग आइलैंड था। ट्रंप जानते थे कि दुश्मन को चोट कहां से, कैसे, कब और क्यों करनी। वो जानते थे कि अमेरिका का एक बार ईरान को उनके आगे सिर उठाकर खड़ा भी नहीं होने देगा। वो कहते हैं ना, युद्ध के मैदान में सब कुछ जायज होता है। ट्रंप की डेडलाइन एक तरह से वही जाल थी जिसमें ईरान और उसकी सेना फंस गए। ईरान ट्रंप की दी गई डेडलाइन के हिसाब से खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 11.5 घंटे पहले ही ईरान को बड़ा झटका दे दिया। ये तस्वीरें उसी खार्ग आइलैंड की हैं जिसे ईरान की रीढ़ कहा जाता है। ईरान का ये महत्वपूर्ण द्वीप अमेरिका के निशान वाले बारूद से जल रहा है। अमेरिकी बारूद की गंध खार्ग पर महक रही है। अमेरिका के बारूद के टुकड़े जगह जगह फैले हैं। इन सब के बावजूद अमेरिका ने ईरान को चेता दिया है कि उसके हमले यहीं रुकेंगे नहीं। साफ कहा है, अभी ईरान के तेल डिपो के लोडिंग टर्मिनलों पर जानबूझकर हमला नहीं किया गया है और उन पर तभी हमला किया जाएगा जब ईरान आसपास के इलाकों से गोलीबारी करेगा। यानी ट्रंप मार भी रहे हैं और चेता भी रहे हैं, क्योंकि ईरान भी खार्ग को अपने कब्जे में रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। खार्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है। यहाँ से ईरान का करीब 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। इस द्वीप पर 30 मिलियन बैरल से अधिक तेल जमा करने की क्षमता वाले विशाल स्टोरेज टैंक हैं। ईरान के मुख्य तेल इलाकों से पाइपलाइनें सीधे इस द्वीप तक आती हैं, जिससे ये देश का सबसे बड़ा तेल संग्रह और लोडिंग पॉइंट बन जाता है। इसके संचालन में बाधा आने का सीधा मतलब है ईरान की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से ठप हो जाना। खार्ग द्वीप के चारों ओर पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े टैंकर यहाँ आसानी से तेल भर सकते हैं। ये द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब है, इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए ईरान ने यहाँ भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। यही वजह है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर अटैक कर दिया, क्योंकि खार्ग द्वीप ईरान के लिए केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी सत्ता और आय का सबसे बड़ा स्रोत भी है। ट्रंप की तमाम धमकियों और हमले के बीच IRGC ने भी बाहें चढ़ा ली हैं और ऐलान कर दिया है कि वो 1 करोड़ 40 लाख ईरानियों के साथ तैयार है। ईरानी सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ये मैसेज दिया गया कि युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है। हम फतेह और खैबर शेकन मिसाइलों के साथ तैयार हैं और पहले के मुकाबले सभी हमलों को दोगुना कर देंगे। साफ है, ईरान अभी भी ट्रंप को आंखें दिखा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे फिर कभी जिंदा नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ईश्वर ईरान के महान लोगों पर कृपा करे। ट्रंप की चेतावनी के जवाब में दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, आग से मत खेलो। ट्रंप ने ईरान को जो सीज फायर की डेडलाइन दी थी, वो भारतीय समय के मुताबिक 8 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे खत्म होने वाली थी।
लेकिन इसके खत्म होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान की इकोनॉमी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। अमेरिका को अभी उम्मीद है कि बड़े खतरे के डर से ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान का हौसला और मंशा देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप ने एक सभ्यता को खत्म कर देने की धमकी दी है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? क्या अमेरिका के पास अभी भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया और ट्रंप उनके इस्तेमाल का मन बना चुके हैं? चलिए बताते हैं आपको ट्रंप क्या कर सकते हैं। ट्रंप एजीएम 183 ARRW सुपरफास्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसे बड़े विमानों से हवा में लॉन्च किया जाता है। एक बार छूटने के बाद यह टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए दुश्मन के डिफेंस को चकमा देकर सीधे टारगेट पर गिरती है। यह जमीन के नीचे छिपे गहरे बंकरों को भी तबाह कर सकती है। ट्रंप डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह एक ट्रक जैसे लॉन्चर से छोड़ी जाती है और हजारों किलोमीटर दूर तक यह निशाना लगा सकती है। दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। यह ईरान के बंकर और पूरी मिसाइल फैक्ट्रियों को एक झटके में खत्म कर सकती है। ट्रंप रैपिड ड्रैगन हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम है। यह एक बड़ा लकड़ी या धातु का ढांचा होता है। हवा में यह खुलता है और इसमें से दर्जनों मिसाइलें एक साथ निकलकर टारगेट की ओर दौड़ पड़ती हैं। और आखिरी विकल्प परमाणु बम का है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम का मतलब है थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध, जो कोई नहीं चाहता। और ट्रंप ने कहा कि परमाणु हमला करना उनका सबसे आखिरी और मजबूरी वाला कदम होगा। खार्ग आइलैंड पर हमले और इसके साथ ईरान के रेल नेटवर्क पर हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन बात यही नहीं खत्म होने वाली है। ट्रंप ने ईरान को अंधेरे में धकेलने का प्लान भी बना लिया है। इसके लिए ईरान के 130 से भी ज्यादा पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी गई। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस प्लान का तोड़ भी निकाल लिया है। आखिर क्या है खलीफा का प्लान जिससे वो ट्रंप का ऑपरेशन पावर प्लांट फेल करने वाले हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईरान पर बम बरस रहे हैं, मिसाइलों के धमाके हो रहे हैं, हर तरफ तबाही मची हुई है। लेकिन इसी तबाही के बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर आज सामने आई। इस तस्वीर को देख पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गमसारी को पावर प्लांट के सामने बैठना पड़ गया। आपको बता दें कि पावर प्लांट पर गमसारी का आना कोई संयोग नहीं बल्कि खलीफा का एक सोचा समझा प्रयोग है। यानी अगले कुछ घंटों में ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका ईरान के एनर्जी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। ट्रंप की इसी धमकी को बेअसर करने के लिए खलीफा ने बड़ा दांव खेला है। उसी दांव का हिस्सा है ईरान ने अपने नागरिकों, खास तौर से युवाओं को एक तय समय पर देश के पावर प्लांट के पास इकट्ठा होने का कॉल दिया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक वीडियो में ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ यूथ एंड एडोलसेंट्स के सचिव अली रेजा रहीमी ने युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों, छात्रों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों से प्रमुख ऊर्जा ढांचों के पास जमा होने के लिए कहा है ताकि उन पर हमला करने से पहले अमेरिका और इजराइल 100 बार सोचें। ईरान ने पश्चिम के साथ तनाव बढ़ने के वक्त अतीत में भी अपने परमाणु स्थलों के चारों ओर मानव श्रृंखला वाले प्रदर्शन किए हैं, जिन्हें मानव ढाल के रूप में भी जाना जाता है। इस अपील को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के दूसरे कलाकार भी धीरे धीरे बिजली प्लांटों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। ईरान में पावर प्लांट्स की बात करें तो दामावंद, राजई, मोन्टाजेर, रुद्र, शूर, करमन, रामीन, बुशहर, बिस्सात, रेतराश और परंद समेत लगभग 130 थर्मल पावर प्लांट हैं जो करीब 78,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। ट्रंप इन्हीं पावर प्लांट को निशाना बनाने की फिराक में हैं। अगर इन पावर प्लांट्स पर हमला होता है तो ईरान के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो सकता है, पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है, रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, अस्पतालों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम ठप हो सकते हैं, शहरों में पानी की सप्लाई रुक सकती है, उद्योग और फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, इंटरनेट और संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। ऐसे में ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के तेवर और सख्त हो चले हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वो घुटने टेकने वाला नहीं है। अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देगा। ट्रंप की डेडलाइन की घड़ी जितनी तेजी से भाग रही है, ईरान के तेवर भी उतने ही तीखे होते जा रहे हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट में तबाही और बर्बादी का नया काउंटडाउन बस शुरू ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट,
ज़ी मीडिया। इस बीच खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को अपनी नई टारगेट लिस्ट भेज दी और माना जा रहा है कि अगर ट्रंप अप्रूवल दे देते हैं तो ईरान में इन जगहों पर भीषण हमले किए जा सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है हॉर्मुज चोक पॉइंट का, जहां हमले हो सकते हैं। दूसरा बुशैर परमाणु संयंत्र, जिसे फिर से निशाना बनाया जा सकता है। तीसरा साउथ पार्स गैस फील्ड है, जहां अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। और चौथा आबादान रिफाइनरी, जहां नेतन्याहू हमला करना चाहते हैं। पांचवा नाम है बंदर अब्बास रिफाइनरी का, नेतन्याहू इसे भी टारगेट करना चाहते हैं। और छठा बैलिस्टिक मिसाइल बेस, जहां हमला कर ईरान की मिसाइल ताकत कमजोर की जा सकती है। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर घातक हमले की शुरुआत कर दी। इस बार किसी मिसाइल डिपो या फिर परमाणु केंद्र पर यह हमला नहीं हुआ है, बल्कि ईरान के रेलवे नेटवर्क, रेलवे ब्रिज और सड़क पुल पर इजराइल और अमेरिका ने सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। ईरान में अब तक 10 रेलवे रूट और पुलों को मिसाइल दागकर उड़ा दिया गया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। ईरान में कई और शहरों में रेलवे नेटवर्क और ब्रिज पर हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है। इजराइल अमेरिका ने पहले ईरानियों को चेतावनी दी। ईरान के समय के मुताबिक रात 9 बजे तक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और ट्रेन से यात्रा न करने की वार्निंग और धमकी के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने ईरान के रेल नेटवर्क पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। सवाल यह है कि क्या इजराइल अमेरिका के इस हमले के साथ ही ईरान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मशहद में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया है। उस रेलवे ट्रैक को टारगेट किया गया है, जिसे 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। घायलों को रेस्क्यू कर ले जाने की यह तस्वीर भी ईरान की है। ईरान के करज में भी अमेरिका और इजरायली फाइटर जेट ने रेलवे लाइन को मिसाइल दागकर उड़ा दिया। ध्वस्त पुल की यह तस्वीर ईरान के जंजन शहर की है। इजरायल ने अमीन आबाद के पास मौजूद रेलवे पुल को भी मिसाइल दागकर मिट्टी में मिला दी। ये रेल लाइन ईरान के गोला बारूद और मिसाइल डिपो से जुड़ी हुई थी। इजरायल का दावा है कि ईरान ट्रेन के जरिए डिपो से गोला बारूद को अटैक साइट तक पहुंचा रहा था। ये तस्वीर भी ईरान की है। ईरान के तबरीज में अमेरिका और इजरायल ने हशत्रूद तबरीज हाईवे को मिसाइल दागकर उड़ा दिया है, ताकि इस हाईवे का इस्तेमाल ईरान न कर सके। अमेरिका और इजरायल ने ईरान में 10 रेलवे लाइन और पुलों पर हमले का दावा किया है। इसमें ईरान के कज़विन रेल लाइन, कशान में रेलवे ब्रिज, करज में रेल लाइन पर अटैक, तबरीज में भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। अमेरिका और इजरायल ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर यह घातक हमला किया है, ताकि ईरान को घुटने पर लाया जा सके। इस युद्ध में पहली बार अमेरिका और इजरायल ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। इजरायल का दावा है कि ईरान इन रेल रूट्स के जरिए मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन और दूसरे सैन्य हथियारों को एक जगह से दूसरी जगहों पर भेजने में इस्तेमाल कर रहा था। ईरान ने भी लोगों को रेलवे स्टेशन और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी है। रेल नेटवर्क ही नहीं बल्कि ईरान के एयरपोर्ट पर भी इजरायल और अमेरिका ने स्ट्राइक की है। रात के अंधेरे में आग की लपटें, धुएं का उठता गुबार, धमाके की आवाज की ये तस्वीरें तेहरान की हैं। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की है। एक के बाद एक 10 मिसाइलें दागकर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। 1, 2, 3, 4। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 जगहों पर आग की लपटें दिख रही हैं और काले धुएं का गुबार उठ रहा है। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पब्लिक एयरपोर्ट है। यहाँ से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल विमानें उड़ान भरती हैं और अब अमेरिका इजरायल ने इसके रनवे, विमान हैंगर को मिसाइल दागकर उड़ा दिया है। ये जो 4 जगहों से आग की लपटें उठ रही हैं, ये एयरपोर्ट पर मौजूद विमान धू-धू कर जल रहे हैं। हमला कितना भीषण था इसी से समझ लीजिए कि 4 से ज्यादा विमान जलकर राख हो गए। ईरान पर अमेरिका और इजरायल की स्ट्राइक जारी है। ईरान भी पूरी ताकत से हमले का जवाब दे रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीते 39 दिन केवल अमेरिका, इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए विनाशकारी साबित हुए। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से पूरी दुनिया को तेल और गैस जला रहे हैं, लेकिन अब यह युद्ध क्या अपने आखिरी पड़ाव पर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे तबाह करने की चेतावनी दी। तो ईरान ने भी 20 घंटे में ट्रंप को सरेंडर करने को कहा। मतलब कयामत का रियल टाइम क्या होगा, यह सवाल अब भी कायम है। क्या ईरान में महातबाही का टाइमर ऑन हो गया या ईरान के आगे सरेंडर कर देंगे ट्रंप? पूरा मिडिल ईस्ट पाषाण युग में चला जाएगा। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक ही रात में खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब तो हम मर जाएंगे या मार डालेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। दोनों तरफ से आग बराबर लगी है। महायुद्ध में कोई झुकने को तैयार नहीं है और अब तो जंग के 39वें दिन हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि हो सकता है कि आज की रात इस महायुद्ध की आखिरी रात हो, क्योंकि कल सुबह जैसे ही घड़ी में 5:30 बजेंगे, कोई नहीं जानता कि ईरान का हश्र क्या होगा। क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि आज की रात ईरान तबाह हो जाएगा। एक ही रात में पूरा देश तबाह हो सकता है और वो रात शायद कल रात की ही हो। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद से दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, मंगलवार की रात क्या होगा? ट्रंप का दावा तो यही कहता है कि ईरान में मंगलवार की रात के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसे ट्रंप की सनक कह लीजिए या कुछ और, लेकिन वो खुलेआम ईरान को नक्शे से मिटाने की चेतावनी दे चुके हैं। यानी अभी से 9.5 घंटे के बाद ट्रंप के टारगेट पर ईरान के बड़े ब्रिज, पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खार्क द्वीप होगा। कल रात 12 बजे तक ईरान का हर पुल तबाह हो जाएगा। ईरान के सभी बिजली संयंत्र ठप हो जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे, विस्फोट होंगे और फिर कभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। मेरा मतलब है 12 बजे तक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे और अगर हम चाहें तो ये सब 4 घंटे के भीतर हो जाएगा। ईरान ने ट्रंप से ना समझौता किया, ना हॉर्मुज स्ट्रेट खोला, ना जमीनी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने दिया और उसके 2 पायलटों को ईरान के कब्जे से बाहर निकालने के लिए अमेरिका को जो नाको चने चबाने पड़े, ये तो ट्रंप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अब तो ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम के खिलाफ ट्रंप को सरेंडर करने की ही धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप के पास 20 घंटे हैं कि वो ईरान के सामने आत्मसमर्पण कर दें, वरना पूरे मिडिल ईस्ट को पाषाण युग में वापस भेज देंगे। ईरान के 20 घंटे तो अमेरिका की डेडलाइन से पहले ही खत्म हो रहे हैं। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हैं तो इससे न सिर्फ ईरान बल्कि पूरा मध्य पूर्व पाषाण युग में चला जाएगा। ट्रंप की जिद और ईरान के जवाब हम नहीं रहे, इसलिए सवाल खड़ा हो गया है, कयामत का रियल टाइम 9.5 घंटे है या 20 घंटे? कौन किसे पाषाण युग में ले जाएगा? क्योंकि ईरान ने अमेरिका को रोकने के लिए ह्यूमन शील्ड वाली रणनीति अपनाई है। ईरान इधर अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाकर बैठा है और उधर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक की लगातार बरसात कर रहा है। रात भर ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भीषण अटैक किए हैं, जिससे हुई तबाही की एक झलक ये इमारत है, जिससे मिसाइल अटैक से भारी नुकसान हुआ है। इसकी दूसरी मंजिल के शीशे टूट गए, आसपास मलबा बिखरा दिखा और इमारत से धुआं निकलता नजर आया। हाइफा में भी ईरानी हमले के बाद सड़क पर गाड़ियां खिलौनों की तरह बिखरी दिखी। यानी ना ईरान हमला कम करने के मूड में है और ट्रंप के लिए तो यह जंग नाक की लड़ाई बन गई है, क्योंकि ट्रंप पहले ही 5 बार डेडलाइन बदल चुके हैं। अब तो डेडलाइन बदल नहीं सकते, इसलिए पूरे विश्व की नजर घड़ी की सुइयों और टीवी स्क्रीन पर टिकी है। सवाल वही है कि महाविनाश का बटन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे अमेरिका दबाएगा या उससे पहले ही ईरान मिडिल ईस्ट में तबाही मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का आज दोपहर में हुआ हमला तो सिर्फ एक ट्रेलर भर था।
बल्कि ईरान पर अभी फाइनल अटैक बाकी है और वो हमला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के बाद होगा और तब ईरान में नर्क का द्वार खुल जाएगा। ईरान में बारूदी बवंडर मचाने के लिए ट्रंप के 5 बमबाज एकदम तैयार बैठे हैं। F-15 फाइटर जेट, बॉम्बर्स, युद्धपोत, बम और मिसाइलों से फुल्ली लोडेड है। सिर्फ ट्रंप के एक इशारे की जरूरत है और ईरान पर युद्ध को खत्म करने वाला हमला शुरू। ट्रंप के 5 बमबाज ईरान में खोलेंगे नर्क का द्वार। ट्रंप के सीज फायर की डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका के बमबाज ईरान में कयामत लाने की तैयारी में है। अमेरिका के बमबाज F-15 फाइटर जेट, B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर और USS त्रिपोली युद्धपोत। F-15 कवर फायर करेगा, B-1 बॉम्बर IRGC के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएगा, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करेगा, B-52 बारूद की बारिश कर ईरानी सेना को गुमराह करेगा। तो अमेरिका का घातक एयरक्राफ्ट कैरियर USS त्रिपोली इस हमले में सबसे अहम रोल प्ले करने वाला है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ईरान पर कहां से हमला करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान अपनी मिसाइलों से खोद चुका है, सब कुछ तबाह कर चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 एयरबेस को ईरानी मिसाइलों ने धुआं कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट या फिर ईरान पर हमले की ताकत अमेरिका की खत्म हो गई। अमेरिका UAE के अल धफारा एयरबेस, कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस, कतर के अल उदीद एयरबेस, सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इसके अलावा बहरीन, जॉर्डन और इराक में मौजूद एयरबेस से भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस ईरानी मिसाइलों के जद में है। ईरान यहां पर डायरेक्ट हिट कर रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके बमबाज और सैनिकों को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए अमेरिका ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड बेस, हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस, सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद एयरबेस से ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है। यूपी का माफिया अतीक अहमद 3 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुका है और यूपी से उसके गैंग का भी सफाया हो चुका है। उसके बचे खुचे गुर्गे योगी फोर्स से छिपते फिर रहे हैं। यूपी वाला अतीक अहमद क्या MP में जिंदा हो गया है और उसकी गैंग भी क्या वहां पर एक्टिव हो गई है? आखिर कैसे, देखिए। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान कर चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपनी टिकट काटा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। प्रयागराज में अपराध का दूसरा नाम माफिया अतीक अहमद अब इतिहास के काले पन्नों में समा चुका है। उसकी और उसके भाई अशरफ की मौत को 3 साल होने वाले हैं। अतीक का गैंग भी अस्तित्व से मिट चुका है, लेकिन कुछ लोग अतीक को फिर से जिंदा करने में लगे। अतीक को जिंदा करने की कोशिश की गई है प्रयागराज से 190 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में। MP में कैसे जिंदा हो गया अतीक, इसकी गवाही दे रहा है ये पोस्टर, जो कि एक सरकारी स्कूल के बाहर चस्पा किया गया है। पोस्टर में 10 लाइनें लिखी हैं, लेकिन उसकी 10वीं लाइन ही अतीक गैंग के जिंदा होने की आशंका बयां कर रही है। इसमें लिखा है, हम सभी अतीक इलाहाबाद के अतीक अहमद की गैंग से मिलकर यहाँ काम करेंगे। अतीक मारा गया है, अतीक की गैंग नहीं। इस पोस्टर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। अतीक गैंग के नाम से धमकी देकर स्कूल के टीचर समेत कई लोगों से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। सवाल है कि स्कूल के बाहर अतीक अहमद के गैंग के नाम पर धमकी, वो भी प्रयागराज से 190 किलोमीटर दूर, आखिर किसने दी?
तो गेट के बगल से एक धमकी भरा पत्र टंगा हुआ था। मैंने सूचना दे दिया थाना को, अब पुलिस इसकी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी और जो भी जैसा भी होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यूपी में कभी प्रयागराज और फूलपुर में अतीक गैंग का आतंक हुआ करता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की गैंग पर हंटर चलाना शुरू किया तो यूपी में अतीक का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। सवाल है कि खुद को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए अतीक गैंग के बचे खुचे गुर्गे कहीं यूपी से भागकर एमपी में तो गैंग नहीं बना चुके हैं। अतीक का नाम सामने आते ही स्कूल के टीचर और बच्चे दोनों घबराए हुए हैं। इस धमकी वाली चिट्ठी में कुछ स्थानीय लोगों के नाम और पैसों की लेन देन का जिक्र है, जिससे ये साबित होता है कि किसी बच्चे की हरकत तो नहीं हो सकती। पुलिस ने जाकर के तस्दीक की गई है, इसमें इस तरह के कोई तथ्य नहीं पाए गए हैं, केवल किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह का किया गया है। इस संबंध में जो है पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। योगी राज में अतीक अहमद और उसकी गैंग का क्या हश्र हुआ है ये समझ लीजिए। माफिया अतीक अहमद जहन्नुम जा चुका है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक का एक अपराधी बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर जेल में बंद हैं। सबसे छोटा बेटा भी प्रयागराज में नहीं रहता। अतीक का बमबाज गुड्डू बमबाज भी फरार है। यह हाल देखकर यूपी में कोई भी अतीक के नाम पर सिर उठाने की हिमाकत तो नहीं ही करेगा। हो सकता है कि इसीलिए यूपी से जान बचाकर भागे गुर्गे यूपी से सटे दूसरे राज्यों में सिर उठाने की गुस्ताखी कर रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात दवाइयों के जरिए लोगों की जेब पर डाले जा रहे डाके की। ब्रांडेड जेनरिक दवाइयों के नाम पर मुनाफे का खेल चल रहा है, जहां इलाज नहीं बल्कि मरीज की जेब पर वार हो रहा है। जी न्यूज ने इस खेल के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिसके बाद सरकारें एक्शन में नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट। मेडिसिन के नाम पर महाठगी, कब तक चलेगा ये खेल? तो जो एमआरपी है इसकी पत्ते पे वो लिखी हुई थी 104 रुपए में, हमें मिला ये 23 रुपए में, एमआरपी लिखी 104 रुपए में। यानी अब इसका खेल समझिए। दवाइयों की लूट पर जी न्यूज की मेगा स्ट्राइक। ऑपरेशन मेडिसिन लूट, जी न्यूज एक्सक्लूसिव। प्रिस्क्रिप्शन से रहा, डॉक्टर लिखा तो आया, ऐसे थोड़ी आया। तो डॉक्टर लिखता है जेनरिक दवाई यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता, सब ब्रांडेड लिखता, सब ब्रांडेड। दवा के नाम पर बना मुनाफे का जाल, जहां हर कदम पर मरीज ही फंसता है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो मरीज के लिए अधिकतम कीमत होनी चाहिए, उसे मैक्सिमम मुनाफा पॉइंट बना दिया गया है। क्योंकि जिस ब्रांडेड जेनरिक दवा को बनाने में 20 से 25 रुपए खर्च होते हैं, वही दवा मार्केट में 100 से 200 यहाँ तक कि 300 रुपए तक में बेची जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल में सबसे बड़ा फायदा रिटेलर को होता है। अब जरा मेडिसिन लूट को आसान शब्दों में समझिए। एक 100 रुपए की एमआरपी वाली ब्रांडेड जेनरिक दवा में 80 से 90% तक का मार्जिन होता है। यानी इसे बनाने में 10 से 20 रुपए की लागत आती है। डीलर इसे 20 से 25 रुपए में बेचता है और रिटेलर इसे 100 रुपए तक में बेच सकता है। अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस पे जो एमआरपी है इसकी पत्ते पे वो लिखी हुई थी 104 रुपए, हमें मिला ये 23 रुपए में, एमआरपी लिखी 104 रुपए में। यानी अब इसका खेल समझिए। बेचने वाला चाहे तो इसको 104 रुपए तक बेच सकता है। कीमत है इसकी कायदे से 23 रुपए, लेकिन अगर वो चाहे तो 104 में अगर बेचेगा तो इसका मतलब 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। मतलब एमआरपी के नाम पर महालूट है, जो जितना चाहे उतना लूट सकता है और मार्जिन इतना कि दवा बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं और खरीदने वाला मुनाफे के जाल में पिसता जा रहा है। जी न्यूज ने मुनाफे की इसी चक्रव्यूह को तोड़ने का बीड़ा उठाया है और शहर शहर जी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड पर उतरे ये जानने के लिए कि आखिर 80 से 90% मार्जिन का मुनाफा कमा कौन रहा है। इसका जो बाजार में प्राइस है 225 रुपए है और जो परचेज हमने परचेज किया, मतलब जी न्यूज ने परचेज किया, जी न्यूज ने इसको 56 पे 56 में परचेज किया, आपको मैंने 56 प्लस टैक्स दिया। तो ये बीच का जो मार्जिन है इसका मुनाफा किसको मिलता है? सब रिटेलर को, सारा रिटेलर को मिलता है। जितना भी
मार्जिन है, सब रिटेलर को मिलेगा। और रिटेलर चाहे तो इसमें भी पेटेंट दवाई में और जेनेरिक में खेल कर सकता है, मिक्स करके बेच सकता है। दोनों पर कोई लगाम नहीं है ना, कोई लगाम नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको। ब्रांडेड जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियां भी मान रही हैं कि इसमें बड़ा मुनाफा है और ग्राहक ब्रांडेड जेनेरिक दवा और सिंपल दवा में फर्क नहीं कर पाता। लिहाजा सरकार को इनकी अलग से मार्किंग यानी कलर तय करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वेज के लिए ग्रीन कलर और नॉन वेज के लिए रेड कलर। हमारा जो अनुभव है, हमने 1-2 बार जेनेरिक स्टोर पर जाकर दवा ली है, तो जो MRP था उससे जो है उसमें डिस्काउंट कर दिया गया। लखनऊ में भी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ब्रांडेड और जेनेरिक दवा में मुनाफे के खेल का खुलासा हो गया। मार्जिन थोड़ा कम होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिक्कत वाली बात तो है ही, क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो इतना उम्मीद नहीं की होती है कि इतना कॉस्टली दवाइयाँ मिलेंगी, हमें अवेलेबल होगा। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मार्जिन पे थोड़ा सा तो डिस्काउंट मिलना चाहिए मैडम। जी न्यूज़ की मुहिम के बाद सरकारें भी एक्शन में नजर आ रही हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक और गुजरात सरकार तक ने कार्रवाई की बात कही है। ये लगातार इस विषय में हम लोग कहते रहते हैं कि दवाओं का दाम कम रखा जाए, क्योंकि इसका काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये औषध नियंत्रण में आता है। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूँगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से विश्वास दिलाता हूँ कि हम दवाइयों के ऊपर ऐसी किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। MRP रेटों को भी हम चेक करते हैं और मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में आप जाइए, आपको जो दवा है क्वालिटी है उतनी अच्छी है कि लोग को बाहर की दवा नहीं लेनी चाहिए, जरूरत नहीं है। सही दाम प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन है उस पर भी कंप्लेन करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये जागरूकता के साथ सामने आए तो मंत्रालय को भी पता चले कि कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए। दरअसल जी न्यूज़ लगातार मिशन पर है। हमने पहले स्कूलों में किताबों के नाम पर मुनाफाखोरी का खुलासा किया और अब दवा के दाम में लूट की पोल खोली, लेकिन ये तो बस बानगी है। जी न्यूज़ आगे भी आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता रहेगा और सिस्टम को जगाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान वॉर का असर पाकिस्तान में भी दिखने लगा है। जब शहबाज और मुनीर को आवाम के बारे में सोचना चाहिए था, तब वो ईरान से समझौता कराने की कहानी गढ़ रहे थे। लेकिन ईरान ने जैसे ही सीज फायर से इनकार किया, पाकिस्तान में मुनीर ने आंशिक लॉकडाउन लगा दिया। लोगों को रात 8 बजे सो जाने का फरमान सुना दिया। होर्मुज के बंद होते ही मुनीर के पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। मुनीर ने पाकिस्तानी आवाम को रात 8 बजे ही सो जाने का फरमान सुना दिया और जो फरमान नहीं मानेगा उसे मुनीर आर्मी जेल की काल कोठरी में डाल देगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रात 8 बजे तक सभी दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया है। रात 10 बजे तक होटल रेस्टोरेंट को बंद करना होगा। शादी समारोह को भी रात 10 बजे तक खत्म करना होगा, वरना मुनीर की फौज आएगी और उठाकर लेकर चली जाएगी।